सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आदर्श सिंह। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज हम लोग बात करने वाले हैं द ब्लैक एयरप्लेन चैप्टर के बारे में। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और फुल एंजॉयमेंट के साथ कहानी सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। चंद्रमा मेरे पीछे पूर्व की ओर आ रहा था और मेरे ऊपर निर्मल आकाश में तारे चमक रहे थे। आसमान में बादल नहीं था। मैं सोए हुए ग्रामीण इलाकों से ऊपर अकेला रहकर भी खुश था। मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज को फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड ले जा रहा था। मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था और अपने परिवार के साथ रहने का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। समय था प्रातः 3:30 बजे का। मैंने सोचा मुझे शीघ्र ही पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। जैसे ही मैंने वायुयान के अगले भाग से आगे देखा, मैंने अपने सामने बड़े शहर का प्रकाश देखा। मैंने रेडियो चलाया तथा कहा, पेरिस नियंत्रण कक्ष डाकोटा DS-088 है क्या? आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। समाप्त। रेडियो पर आवाज ने उत्तर दिया, DS-088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम को मुड़ जाना चाहिए। DS-088 समाप्त। सेमीकोलन उद्धरण। मैंने मानचित्र तथा दिशा सूचक यंत्र को देखा, दूसरा तथा अंतिम ईंधन का टैंक चालू किया तथा डाकोटा की 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मोड़ा। मैं नाश्ते के ठीक समय पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। सभी कुछ ठीक था। यह एक सरल उड़ान थी। जब मैंने बादल देखे, पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। आंधी वाले बादल, वे बहुत बड़े थे। वे मेरे सामने आकाश में खड़े हुए काले पर्वत जैसे प्रतीत हो रहे थे। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था तथा उत्तर या दक्षिण की ओर बादलों का चक्कर लगाने का पर्याप्त ईंधन मेरे पास नहीं था। मुझे पेरिस लौटना चाहिए, मैंने सोचा, पर मैं घर जाना चाहता था। मुझे वह नाश्ता चाहिए था। मैं जोखिम उठाऊंगा, मैंने सोचा, तथा उस पुराने डाकोटा को सीधे आंधी में उठाया। बादलों के बीच अचानक सभी कुछ काला था। वायुयान के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। पुराना वायुयान हवा में उछला तथा मुड़ा। मैंने दिशासूचक यंत्र देखा। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। दिशासूचक यंत्र भी अचानक खराब हो गए। दूसरे यंत्र भी अचानक खराब हो गए। मैंने रेडियो चलाने का प्रयत्न किया। पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। रेडियो भी खराब था। मेरे पास न रेडियो था, न दिशा यंत्र, तथा मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं हूँ। मैं आंधी में खो गया था। तब अपने काफी समीप काले बादलों में मैंने एक दूसरा वायुयान देखा। उसके परों पर प्रकाश नहीं था, पर मैं उसे अपने आगे आंधी में उड़ता देख सकता था। मैं चालक का चेहरा अपनी ओर मुड़ा हुआ देख सकता था। दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं प्रसन्न था। उसने एक हाथ उठाया तथा हिलाया। मेरे पीछे आओ, वो कह रहा था। मेरे पीछे आओ। वह जानता था कि मैं खो तूफान में चुका हूँ। मैंने सोचा कि वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। उसने धीरे धीरे अपना वायुयान उत्तर की और मेरे डाकोटा के आगे मोड़ा ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना अधिक सरल हो सके। एक आज्ञाकारी बच्चे की भांति उस अजनबी वायुयान के पीछे जाते हुए मैं प्रसन्न था। आधे घंटे बाद भी वह अजनबी काला वायुयान बादलों में मेरे आगे था। अब केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने का पेट्रोल पुराने डाकोटा में बचा था। मुझे फिर डर लगने लगा था, परंतु तब उसने नीचे जाना आरंभ किया तथा मैं आंधी में से उसके पीछे गया। अचानक मैं बादलों से बाहर आया तथा मैंने अपने आगे प्रकाश की 2 लंबी कतारें देखी। यह उड़ान पट्टी थी, एक हवाई अड्डा। मैं सुरक्षित था। मैं काले बादलों में अपने मित्र को ढूंढने के लिए मुड़ा, पर आकाश खाली था। काला हवाई जहाज जा चुका था। मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं नीचे उतरा तथा नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डाकोटा से बाहर चलने का मुझे अफसोस नहीं था। मैं नियंत्रण केंद्र गया तथा मैंने एक स्त्री से पूछा कि मैं कहाँ था तथा दूसरा यान चालक कौन था। मैं उसे धन्यवाद करना चाहता था। उसने से मेरी ओर विचित्रता से देखा था। तब वह हंस दी। दूसरा वायुयान, इस आंधी में ऊपर। आज रात कोई दूसरा वायुयान नहीं उड़ रहा था। केवल आपका वायुयान ही मुझे रडार पर दिखाई दिया। इसलिए किसने मुझे वहां पर बिना दिशा सूचक यंत्र या रेडियो तथा टैंक में और अधिक ईंधन न होते हुए भी पहुंचने में सहायता की थी? उस काले अजनबी वायुयान में बिना प्रकाश के उड़ने वाला वायुयान चालक कौन था? और कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।